अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स न्यू सिलेबस 2025 फिजिक्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि हीट हमारे पास क्या चीज़ होती है। हम लोग ये बहुत एक बेसिक लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, किस तरह से हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है, और एनर्जी कितनी काइंड्स की होती है, क्या चीज़ें ये बेसिकली आप यही समझ सकते हैं कि हमारे पास ये बहुत ही एक बेसिक चैप्टर है और इसमें हम बहुत सी चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं दोबारा से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि हीट क्या होती है। स्टूडेंट्स, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी that converts from hot to cold reservoir, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि हीट एनर्जी की वो किस्म होती है जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। अच्छा स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे थर्मोडायनामिक, जो हमारा बेसिक चैप्टर है वो है थर्मोडायनामिक। आप ये सोचेंगे कि थर्मोडायनामिक, थर्मल का मतलब क्या होता है, उसका मतलब भी हीट होता है। देन यहाँ पे हीट का मतलब क्या आया, फिर मतलब दो तरह के फिर तो हीट होगी ना। पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये पढ़ना है कि हीट क्या होती है, हीट किस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सेकेंडली हम ये पढ़ेंगे कि थर्मोडायनामिक, या ये दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है थर्मल, जिसका मतलब है हीट, एंड द सेकेंड वन इज डायनामिक, इट मीन्स दैट इन मोशन। इसका मतलब है कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हीट की मोशन कैसी होती है, किस तरह से हीट को ट्रांसफर किया जाता है, किस तरह से हीट जो है, हीट और एनर्जी का किस तरह से हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, किस तरह से हीट जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। सो लेट्स सी थर्मोडायनामिक। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हीट इन मोशन, थर्मोडायनामिक का मतलब होता है हीट इन मोशन। इसका मतलब है कि हम ये कहेंगे कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मुताला कर रहे होते हैं हीट और एनर्जी के कॉम्बिनेशन का और हीट के ट्रांसफॉर्मेशन का, कि किस तरह से हीट ट्रांसफर होती है इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज में। सो हम यहाँ लिख सकते हैं, इट इज द branch of physics in which we deals with the combination of heat and energy and how the heat converts into different kinds of energy, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखें, यहाँ वो कह रहा है कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deals with the combination of heat and energy, या फिर we in which we deals the relationship, हम इसको रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, relationship of heat and energy and how the heat converts into different kinds of energy। बेसिकली हम इसमें दो पोर्शंस पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक में, जिसमें हम फर्स्ट पोर्शन में ये देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है हीट और एनर्जी का आपस में, एंड नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से हीट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज में। फॉर एग्जांपल, हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में पानी गर्म करने के लिए हमें स्टोव की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्टोव हमें प्रोवाइड करता है हीट। अब वो हीट जब पानी उबलना स्टार्ट होता है, इसका मतलब है वही वाली जो हीट होती है वो कन्वर्ट हो रही होती है इनटू मैकेनिकल वर्क, ठीक है। तो इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल वर्क क्या है, इट इज द काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा एक और अगर हम एग्जांपल लें तो जनरेटर, जनरेटर जब रन करवाया जाता है
तो उसमें देखें, उसमें क्या हो रहा होता है, उसमें भी हम एनर्जी से एनर्जी का इंटर कन्वर्जन कर रहे होते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, या कोई काम हो रहा होता है, ठीक है। और जनरेटर में देखें, हम काम उस पर करते हैं, देन वो उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी इस तरह की एनर्जी हैं, जैसे सोलर विंड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा सोलर पैनल्स हैं, सोलर सिस्टम्स जो आजकल चल रहे हैं, इनमें भी क्या होता है कि डिफरेंट काइंड्स की एनर्जीज को एनर्जी से एनर्जी का इंटर कन्वर्जन किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि कन्वर्ट होती है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड रिजर्वायर, या फिर हॉट से कोल्ड बॉडी, ठीक है। हीट की अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें, तो ये देखें स्टूडेंट्स, अगर हम ये कहते हैं कि ये एक रॉड है, ठीक है, तो इसका ये जो एंड है, इसके इस एंड के ऊपर हीट प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, फ्लेम प्रोवाइड किया गया, जिसने इस एज को क्या कर दिया, हॉट कर दिया, जबकि ये कोल्ड है। लेकिन आफ्टर पासिंग सम टाइम, ये वाली जो एनर्जी होगी ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी टुवर्ड्स द कूलिंग एंड। ये आप लोग घर में भी एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि किसी एक स्पून को पकड़ें, ठीक है, और उसे चूल्हे के ऊपर रख दें गर्म होने के लिए। जो सिरा आपके हाथ में होगा वो ठंडा होगा, और जो चूल्हे के ऊपर होगा वो गर्म होगा। लेकिन जैसे ही आप उसको पकड़े रखेंगे और हीट प्रोवाइड होती रहेगी, तो हीट ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी, और आपके हाथ को भी महसूस होना शुरू हो जाएगी, यहाँ तक कि आप उसको छोड़ देंगे, वो आपसे पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वो भी हॉट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि हीट ट्रांसफर होती है। इसका मतलब है कि ये एक वैलिड डेफिनेशन। अब स्टूडेंट्स, जो इसमें मेजर थ्योरी है वो है काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम अगर पास्ट में जाएं, तो 1803 में जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम की डिस्कवरी की थी। 1803 में 1803 में जॉन डाल्टन ने डिस्कवरी की एटम की। उस टाइम के ऊपर एटम जो है वो एक बहुत बड़ी एक चीज समझा जा रहा था। मींस के साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि हम कोई भी चीज, क्योंकि एटम ईजाद हो चुका हुआ है, इसका मतलब है कि हम फर्दर कोई भी डिस्कवरी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक यूं समझे कि किसी भी साइंस में एंटर होने के लिए एटम जो है वो एक फंडामेंटल अपना रोल प्ले करता है। लेकिन बाद की जो डिस्कवरीज थी उनमें क्या फर्क था, ये जो एटम डिस्कवर हुआ, एटम, इस डिस्कवरी को हम कहते हैं कि ये एक मैक्रोस्कोपिकली डिस्कवरी थी। मींस कि एक बड़ा पार्टिकल इवेंट हुआ, या एक बड़ा पार्टिकल डिस्कवर किया गया था उस टाइम के ऊपर, ठीक है। और इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्लासिकल थ्योरी आती है। इसके बाद न्यू डिस्कवरीज होती गई। फिर हम एटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर था, ठीक है, उसके ऊपर फिर डिटेल स्टडी हुई। अगर इसको हम कह लें कि ये एक एटम है, तो जाहिर सी बात है एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, एटम का एक अपना न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो चीजें हैं जो कि बाद में जिनकी डिस्कवरीज आई, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, ये क्या है, ये बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं। मींस के हम इन्हें माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर इसको स्टडी करते हैं। एक होता है मैक्रोस्कोपिक और एक होता है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक जो स्टडी होती है उससे कहते हैं कि ये क्लासिकल है, क्लासिकल फिजिक्स, मतलब ओल्ड फिजिक्स। और जो माइक्रोस्कोपिकल स्टडी है जिसमें इन तमाम चीजों को, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस किया गया है या इसकी डिस्कवरी की गई है, उसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। ये जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट है, ये आपकी बुक में नहीं गिवन, ठीक है। अच्छा, अब बेटे ये देखें कि जॉन डाल्टन ने जिस टाइम के ऊपर एटम की डिस्कवरी की, उस टाइम के ऊपर जिन साइंटिस्ट ने बाद में जाके क्वांटम फिजिक्स के ऊपर वर्क किया, वो लोग भी बड़े सरप्राइज्ड हुए, और उनका भी यही ख्याल था कि एटम वो वाहिद पार्टिकल है जिसका अंदाजा नहीं लग पा रहा था, और अब उसकी डिस्कवरी हो चुकी हुई है। इसका मतलब है कि अब हम न्यू डिस्कवरीज
धीरे धीरे कर सकते हैं। 1803 के बाद 1873 में ऑलमोस्ट आफ्टर 70 years आफ्टर काइनेटिक KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दिया गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ही क्यों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड भी तो हो सकता था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड्स भी तो हो सकता था, लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ही क्यों दी गई एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए, या एटॉमिक स्ट्रक्चर की को मजीद एग्जेजरेट करने के लिए ऐसी क्या चीज पेश आई कि जिसकी वजह से जस्ट एक गैस को कंसीडर किया गया, नॉट लिक्विड एंड नॉट सॉलिड्स को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके माइंड में होना चाहिए कि जो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, और जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो थोड़े से फ्रीली मूवमेंट में होते हैं, जबकि गैस एक वाहिद इस तरह का स्टेट ऑफ मैटर है कि जिसके पार्टिकल्स रेंडमली मूव कर रहे होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, जिगजैग मूव कर रहे होते हैं। मीन्स कि उनके ऊपर ना तो किसी चीज का प्रेशर होता है, ठीक है, ना उनके ऊपर किसी चीज की फोर्समेंट होती है, वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं फोर साइड्स के ऊपर। ठीक है, जहां वो जाना चाहे वो इजीली जा सकते हैं। जबकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो नो डाउट कि वो बाउंडेड फॉर्म में तो नहीं होते, लेकिन ये है कि वो बिल्कुल गैस के पार्टिकल्स की तरह मूव भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दी गई ताकि एटम का जो स्ट्रक्चर था उसको मजीद एटम की डिस्कवरी को मजीद डिस्कस किया जा सके, फॉर द डिस्कशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, जब 1873 में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दिया गया तो इसने ये एक चीज वाजे की कि नो डाउट जो गैस है उसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है, अब मॉलिक्यूल क्या होता है, एक से ज्यादा एटम मिलके एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, 1873 में ये चीज बताई गई कि एटम जो एक गैस है वो उसमें एटम्स प्लस मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। मीन्स व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट कि वो एक जगह के ऊपर स्टैटिक नहीं होते बल्कि वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। यही इसी वजह से इसको नाम दिया जाता है थर्मोडायनामिक का, कि हीट इसमें कॉन्स्टेंटली इन द फॉर्म ऑफ मोशन होती है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली इन मोशन मीन्स के कभी भी ऐसा नहीं होता कि गैस के पार्टिकल्स की जो मोशन है उसे रोका जा सके, या उसको एक कंसाइज फॉर्म में किया जा सके, या फिर उसको स्टॉप किया जा सके, या उसको बाउंड कर सकते हैं हम, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो इसकी थ्योरी है इसे बताया गया आफ्टर 70 इयर्स 1873 में। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं, ये तो था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्यों डिस्कवर की गई, इसके पीछे की बेसिकली कहानी क्या है। इसका मतलब है कि अब आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बेसिकली एटम्स की मूवमेंट के ऊपर बनाई गई, कि किस तरह से एटम्स जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसके ऊपर देन कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के ऊपर, जिसमें से सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो क्या है कि गैस पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन, आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। अभी मैंने आप लोगों को बताया, फॉर एग्जांपल हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक गैस कंटेनर है। ठीक है, जिसमें सॉरी जिसमें ये कुछ गैस के पार्टिकल हैं, या फिर हम इन्हें एटम या मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले इसका पोस्टुलेट ये है कि गैस पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, मींस कि ऐसे, फॉर एग्जांपल ये गैस का पार्टिकल है,
इस तरह मूव कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है, मीन्स कि वो अपनी किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर रहा है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। ओके, सेकेंड इनका पोस्टुलेट क्या है कि जो गैस पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे। जस्ट अभी हम अपने पोस्टुलेट्स, मेन पोस्टुलेट्स की तरफ नहीं जा रहे जो आप लोगों की बुक में मेंशन है, जस्ट एक डिटेल्ड स्टडी है जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर ये पार्टिकल्स आपस में, अगर ये पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर ये फ्रीली मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ ये कोलाइड करेंगे, ठीक है। जब ये आपस में स्टूडेंट्स कोलाइड करेंगे तो शेयरिंग हो सकती है इनकी, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स गैस के आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे या विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर कोलाइड करेंगे तो उस टाइम के ऊपर क्या होगा, उनमें शेयरिंग होगी, ठीक है। क्या चीज शेयर होगी, वो अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ये हमने पढ़ा था पिछले कॉन्सेप्ट्स में। यहाँ पे क्या है, वो कहता है कि व्हेन द गैस particles are collide to each other, then their kinetic energy remains constant। या फिर इनकी कोलिजन कौन सी हो जाएगी, इलास्टिक कोलिजन। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले बता दूं वो ये है कि जो काइनेटिक थ्योरी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये यूज होती है या इम्प्लीमेंट होती है जस्ट फॉर आइडियल गैसेस, मीन्स कि जो इमेजिनरी गैसेस होती हैं जिन्हें हम जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ पोस्टुलेट्स ऐसे हैं जो कि वैलिड होते हैं रियल गैसेस के लिए भी, और कुछ इसके पोस्टुलेट्स ऐसे हैं जिनमें कंट्राडिक्शन रह जाती है। जब वो रियल गैसेस के लिए उनमें कंट्राडिक्शन रखी जाती है उस टाइम के ऊपर वो फिर आइडियल गैस के केस में हमें वो चीजें मिलती हैं। तो यही वो फर्क होगा, हम नेक्स्ट जाके देखेंगे कि रियल गैस में और आइडियल गैस में बेसिकली क्या फर्क है। ओके, तो इसका जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या होगा, हमने ये भी चीज यहाँ पे देख ली कि जब गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं या फिर विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, तो किस तरह कोलाइड कर रहे हैं, उनकी इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलास्टिक कोलिजन्स में जो काइनेटिक एनर्जी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ओके, अब जो इसका थर्ड पोस्टुलेट है वो क्या कह रहा है, क्योंकि ये पोस्टुलेट तकरीबन 15 to 20 पोस्टुलेट्स हैं, लेकिन आप लोगों की बुक में लिमिटेड दिए गए हैं, बट मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग पोस्टुलेट्स को रट्टा ना लगाएं, आप अपनी जो आपकी डायग्राम है आप उसकी तरफ देख के समझें कि यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली इसकी फिजिक्स क्या है, ठीक है। अपना कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करें। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स, जब ये वाला जो पार्टिकल है ये विद द वॉल ऑफ कंटेनर कोलाइड करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये चीज लिखती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी उसकी कांस्टेंट है लेकिन उसका मोमेंटम कंजर्व्ड है। There is a lot of difference between constant and conserved quantity, so let's see how। काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि मोमेंटम इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो लेट्स सी कि किस तरह से मोमेंटम जो है वो उसका शेयर होगा बट काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है। जब एटम जो है वो कोलाइड करेगा विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है। अब ये यहाँ पे टकराया, अब ये क्या करेगा, दोबारा से वापस बैक, मतलब टू एंड फ्रो वो मोशन कर रहा है फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये यहाँ से इस साइड को गया, मीन्स के इस तरह गया, तो इसका क्या आ जाएगा एम वी, जब वो यहाँ से वापस आएगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस एम वी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट्स जो इसका मोमेंटम है वो क्या रह रहा है, रिमेन्स कंजर्व्ड रह रहा है, ठीक है। तो मोमेंटम कब चेंज होता है, ये देखें चेंज इन मोमेंटम आ रहा है ना, तो मोमेंटम कब चेंज होता है, जब सम हो वहां पे कोई
फोर्स प्रेजेंट होती है। ये मोमेंटम और फोर्स के दरमियान में रिलेशनशिप है। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ फोर्स भी है, एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो जब फोर्स एग्जिस्ट कर रही है चेंज इन मोमेंटम की वजह से, तो फोर्स क्या लग रही है किसके ऊपर? पर यूनिट एरिया के ऊपर लग रही है। मतलब इस एरिया के ऊपर, इतने से एरिया के ऊपर, ये जो हमारे पास एरिया है इसके ऊपर क्या हो रहा है कि फोर्स लग रही है। इसका मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू होता है प्रेशर। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि जब मॉलिक्यूल्स टकराएंगे विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, तो कुछ फोर्स जो है वो पर यूनिट एरिया के ऊपर अप्लाई होगी, जिसकी वजह से वहां पे इंटरनली प्रेशर बिल्ड होगा। ठीक है, अब ये प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? हाउ टू इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। ये तब ही बढ़ाया जा सकता है जब टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। ठीक है, टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जैसे ही एक्सटर्नली प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा? इसकी कोलिजनल मोशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, आपस में ये तेजी के साथ टकराना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के साथ भी एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जब आपस में एक दूसरे के साथ तेजी से टकरा रहे होंगे उस टाइम के ऊपर क्या होगा? जो इंटरनल प्रेशर होगा वो बढ़ जाता है। ये किसके केस में होता है? ये आइडियल केस हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मेन चीज कौन सी है जो कि आइडियल और रियल गैस को सेपरेट करती है? ठीक है, यहाँ आपकी बुक में वो एक चीज कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है और जो वॉल्यूम ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है या फिर वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, वो कहता है द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। व्हाट डज इट मीन? ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने कंटेनर लिया जिसके अंदर थे गैस के मॉलिक्यूल। हम इसे क्या कहेंगे कि ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर हम इन्हीं मॉलिक्यूल्स को किसी एक नुक्कड़ में लगा देते हैं, मीन्स के अब यूं समझें कि ये मेरे पास एक रूम है, इसके अंदर मैं कोई भी गैस इंजेक्ट करवा देती हूँ। ठीक है, अब उसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? रैंडमली मूव कर रहे हैं, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, हर साइड को वो मूव करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है ये क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल्स। लेकिन अगर इन्हीं तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स को उठा के मैं किसी एक जार के अंदर बंद करके रख दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह से, यहाँ पास एक जार है, मैंने यहाँ पे रख दिए ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स, इससे अब ये क्या हो जाएगा? इसे मैं बोलूंगी कि ये क्या? वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका मतलब बेटे स्टूडेंट्स ये हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल है वो इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। यहाँ पे लिख लेते हैं volume of molecules is negligible to the volume of gas। ठीक है, अच्छा, अब इसका द वेरी लास्ट पोस्टुलेट क्या है? कहता है कि जो इंटरएटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, there is no interatomic molecular forces exist in the gas molecule। what does it mean? interatomic molecular forces बेसिकली अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं। अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। ठीक है, अट्रैक्शन की फोर्सेस यही होती है ना, आपस में एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे, बाउंड बनाते जाएंगे। मीन्स के ये पार्टिकल था, ये यहाँ पे था, इन दोनों के दरमियान इंटरएटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ी तो ये क्या आ गए? एक दूसरे के करीब आ गए। फिर क्या हुआ? फिर और करीब आ गए। फिर क्या हुआ? फिर और करीब आ गए। तो ये इस तरह एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, जबकि गैस में तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि देयर इज नो इंटरएटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्सेस, देयर इज नो इंटरएटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स ये वो दो पोस्टुलेट्स ऐसे हैं, बाकी ये जितने भी पोस्टुलेट्स मैंने आप लोगों को बताए ये रियल गैस के लिए भी हैं, लेकिन ये वो दो पोस्टुलेट हैं जो कि रियल गैस को आइडियल गैस से सेपरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर्स होंगे हम उनमें पढ़ेंगे कि क्या रिलेशन है बिटवीन द प्रेशर, बिटवीन द आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस क्या होती है, टेम्परेचर का और प्रेशर का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, आज जस्ट एक जो इंट्रोडक्शन था जो मैंने कहा कि आप लोगों को एक नजर कर दिया जाए ताकि आप लोगों के माइंड में ये एक इंट्रोडक्शन रहे कि किस तरह से आइडियल गैसेस वर्क करती हैं, या फिर किस तरह से किसी भी गैस को अगर आइडियल बनाया जाए, अगर किसी रियल गैस को आइडियल बनाया जाए तो उसमें क्या चेंजेस करनी पड़ेंगे। तो ये दो पोस्टुलेट्स की चेंजेस करनी पड़ेंगी। एक तो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल को निग्लिजिबल, हालांकि निग्लिजिबल नहीं होते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है निग्लिजिबल हो जाए, लेकिन आइडियल के केस में होता है। एक और आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 100% वैलिड फॉर विच काइंड ऑफ गैस। तो ये याद रखें कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो होती है वो 100% आइडियल गैसेस के लिए होती हैं, जबकि पार्शली वैलिड होती हैं फॉर रियल गैसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस are valid for, are 100% valid for ideal gases and partially valid for real gases। सो नेक्स्ट हम लोग ये स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से। ठीक है, तो आज के लिए दे इजाजत, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट हम इसी जो हमारा यही वाला जो टॉपिक है हम इसको प्रोसीड करेंगे। आप लोग एक दफ़ा इसको गो थ्रू करें, अपने माइंड में रखें इसके कॉन्सेप्ट्स। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।